ठीक है, देखिए आज टॉपिक शुरू करते हैं नाभिकीय भट्टी। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होती है नाभिकीय भट्टी, समझना बात को। देखो तो नाभिकीय भट्टी एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा नाभिकीय मतलब नाभिकीय अभिक्रियाओं जैसे कि परमाणु, नाभिकीय विखंडन की जैसे कह सकते हैं, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में जो भी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उस ऊर्जा को किसमें बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, ध्यान उत्पन्न है। चेन रिएक्शन श्रृंखला अभिक्रिया पढ़ी थी, श्रृंखला अभिक्रिया पढ़ी थी। उसमें दो तरह की श्रृंखला अभिक्रिया होती है। ठीक है, एक तो होती है कंट्रोल मतलब नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, एक अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है, श्रृंखला अभिक्रिया के अंदर की कोई भी यूरेनियम के परमाणु को न्यूट्रॉन की जैसे ही बौछार कराएंगे यूरेनियम 235, तो ये यूरेनियम 236 में बदल जाएगा, जो कि अस्थायी है, और तुरंत ये विघटित होगा बेरियम क्रिप्टॉन के साथ में 3 न्यूट्रॉन प्लस ऊर्जा, और लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है प्रति परमाणु, एक परमाणु में। ठीक है, अब ये 3 परमाणु 3 दूसरे यूरेनियम के परमाणु को तोड़ेंगे। ठीक है, तो फिर ऊर्जा उत्पन्न होगी और रिएक्शन शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब बात को सुनो। तो जब ये ऊर्जा तो उत्पन्न हो ही रही है, अगर इस ऊर्जा को शांति कार्यों में उपयोग में लाया है, कि जहाँ जैसे बिजली की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, विद्युत की, ठीक है, तो गांव-गांव में या शहरों में हर जगह विद्युत की सप्लाई करनी है, तो इस ऊर्जा का उपयोग लिया जा सकता है। तो ये एक शांति कार्यों में उस ऊर्जा का उपयोग है, बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। और विनाशकारी रूप में अगर उपयोग काम में लें, अगर जैसे कि परमाणु बम, नाभिकीय हथियार जितने भी बनते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स बन ही रहे हैं आज के टाइम पर। ठीक है, तो वो उसके अंदर हो गया। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो आज परमाणु भट्टी के अंदर या नाभिकीय भट्टी के अंदर की जो विखंडन से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, इसको विद्युत के अंदर कैसे बदलेंगे, ये चर्चा करनी है हमको। ठीक है, तो अब देखिएगा इसके लिए देखिएगा, एक मैं ब्लॉक डायग्राम आपको समझाने की कोशिश करता हूं नाभिकीय भट्टी का, कि जिसके जरिए स्टेप बाय स्टेप ये कैसे उत्पन्न होती है, क्या क्या प्रॉब्लम आती होगी इसमें। तो नाभिकीय भट्टी क्या हो गया कि कोई एक ऐसा साधन हो गया जिसके द्वारा क्या करेंगे अपन, कि नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा को किसमें बदलेंगे अपन, विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे। ठीक है, अब बात को समझो। देखो तो इसके लिए पहले जो नाभिकीय भट्टी के जो पार्ट हैं, ठीक है, तो पहला तो हो गया ईंधन कक्ष, फ्यूल चैम्बर। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पे डायग्राम से समझना। ठीक है, डायग्राम मतलब सिर्फ मैं ब्लॉक बना रहा हूं। ठीक है, ये हो गया फ्यूल चैम्बर, ईंधन कक्ष, फ्यूल चैम्बर। ठीक है, इसके अंदर वो विखंडनीय पदार्थ रख देते हैं जिसका विखंडन होना है और जिससे ऊर्जा उत्पन्न होनी है, जैसे कि यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, वो सारा इसके अंदर रख दिया। क्लियर? अब ये पदार्थ पड़ा होगा यहाँ पे। अब इसको क्या करते हैं, किसी भी एक न्यूट्रॉन से बौछार कराएंगे। ये अंदर ही एक ऐसा स्रोत होता है जिसके वजह से एक न्यूट्रॉन की एक बौछार होगी। ठीक है, तो जैसे ही न्यूट्रॉन की बौछार होंगे तो इसके अंदर जो भी परमाणु यूरेनियम का कोई एक परमाणु, कोई भी एक परमाणु में यूरेनियम 236 में बदल जाएगा, ये जो कि अस्थायी है, और तुरंत बेरियम क्रिप्टॉन के साथ 3 न्यूट्रॉन और उत्सर्जित होंगे। ये 3 परमाणु को तोड़ेंगे, मतलब अभिक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? अब जब अभिक्रिया स्टार्ट होगी तो एक तरह से चेंबर क्या होगा, गर्म होने लगेगा। चेंबर गर्म होने लगेगा। ठीक है, तो उसको ठंडा रखने के लिए यहां पर शीतलक का इस्तेमाल करते हैं, कूलेंट। तो
तो एक पार्ट इसमें आ जाता है कूलेंट या शीतलक। ठीक है, एक बात और समझना, देखो देखिएगा, जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है ऐसे समझना कि ये चेंबर जो गर्म होगा, अब इसके चारों तरफ एक वाटर की शीतलक बना दिया यहां पर, ये रहा पानी। ठीक है, ऐसे समझना भी, ये पानी भरा हुआ है यहां पे, चेंबर गर्म हुआ, इसकी ऊर्जा कौन ले लेगा? ये पानी। पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो क्या बनेगी? भाप। ये भाप चलेगी यहां से आगे, भाप, स्टीम। ये भाप आगे चलकर टरबाइन को चालू करेगी। टरबाइन, ठीक है, देखिएगा, जहां पर भी बिजली बनती है, मतलब टरबाइन में क्या होता है, बिजली कैसे बनती होगी, कहीं पर भी विद्युत बनती हो, एक चीज ध्यान रखना कि दो चुंबक के ध्रुवों में, ये अपन उसमें चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा विद्युत जनित्र के रूप में, ठीक है, और 12th के अंदर भी है विद्युत जनित्र कैसे बनाते हैं। दो चुंबक के ध्रुवों के बीच में कोई कुंडली है, उस कुंडली को घुमाना है किसी भी तरह से। अगर कुंडली घूमेगी, जैसे अगर ये दो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव है, ध्रुवों के बीच में ये कुंडली रखी हुई है, अगर ये कुंडली घूम जाती है तो कुंडली के सिरों पर वोल्टेज उत्पन्न होने लगेगा, फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। तो आपको सिंपली ये ध्यान रखना कि जहां बिजली बनती है, कुल मिलाकर ये टरबाइन को घुमाना होता है, घुमाएंगे टरबाइन को। इसको आप इसको इस तरह से समझ सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक ये टरबाइन है, फॉर एग्जांपल समझना बात को, जहां पर भी बिजली बनती है, एक तरह से टरबाइन मतलब ये कोइल हो गई, आर्मेचर आयताकार कुंडली, ठीक है, आपने इसको सरिया से ऐसे लगा दिया, फिट कर दिया यूं, मतलब एक तरह से ऐसे सरिया लगाकर फिट कर दिया यूं। अब इस सरिया के ऊपर, इस एक्सिस के ऊपर ये घूम सकती है यूं, ठीक है। तो जहां पानी से बिजली बनाते हैं तो पानी को डैम में पानी इकट्ठा कर लेंगे और पानी को बहुत ज़्यादा ऊंचाई से, एक तरह से गहराई में स्थित कुछ मशीनरी लगी हुई होती है, वहां पर गिराया जाता है। तो पानी को जैसे ही इसके ऊपर गिराएंगे, पानी को, आप सोचिएगा कि पानी जैसे इसके ऊपर गिरेगा क्या होगा, गिरते कि इधर घूमेगी, फिर इधर पानी गिरा, फिर इधर, तो अपने आप जो ये कोयला ये घूमने लग गई, ठीक है। जहां भाप से बिजली बनती है, ठीक है, तो वहां पर भी क्या करते हैं, भाप के जरिए इसको प्रेशराइज करते हैं, तो एक तरह से ये घूमने लगती है टरबाइन, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि प्रेशर कुकर में मान लो कि प्रेशर कुकर है, अब इसके अंदर पानी भरा हुआ है मान लीजिएगा, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिएगा कि जैसे इसमें भाप बनेगी, ऊपर से जो सीटी है इसको तो बाहर निकाल दो विसल को, ठीक है। अब उस पर छोटी सी एक तरह से नली फिट कर दो यूं, ठीक है। तो अब बताओ आप, इस नली में से भाप तेजी से बाहर निकलेगी कि नहीं, ठीक है। तो भाप को एक तरह से बहुत ज्यादा प्रेशर होता है भाप में, ठीक है। तो उस प्रेशर की वजह से ये एक तरह से जैसे ही प्रेशराइज करेंगे तो ये एक तरह से जो आर्मेचर है ये घूमेगा और घूमेगा, ठीक है। तो वहां पर अपने आप इसमें विद्युत उत्पन्न होने लग जाएगी। तो यहां से जो भाप है, भाप के जरिए टरबाइन को चालू किया जाता है। टरबाइन को चालू करने का मतलब भी यही हो गया कि एक तरह से इस कुंडली को घुमाना, ठीक है। अब जैसे कुंडली घूमेगी, ठीक है, तो भाप की जो ऊर्जा है वो काम में आ गई टरबाइन को घुमाने में, ठीक है। तो यहां पे तो बन जाएगी आपके लिए विद्युत ऊर्जा, बन गई विद्युत ऊर्जा, ठीक है। तो पानी वापस, कुछ भाप उष्मा कम हो गई, ऊर्जा कम हो गई, पानी धीरे धीरे संघनित होने, मतलब ठंडा होने लगा, मतलब भाप संघनित होने लग गई, ठीक है। तो उस भाप को एक तरह से
ये हो गया कंडेंसर। धीरे धीरे जो भाप रहेगी धीरे धीरे इसमें ठंडी भी हो जाएगी और वापस वो किसमें के रूप में बदल जाएगी, पानी के रूप में बदलकर पानी की सप्लाई यहां पर कर देंगे। ठीक है, तो इधर से वापस पानी गर्म होने लगेगा, भाप बनेगी, टरबाइन चालू हो जाएंगे, इधर विद्युत ऊर्जा बनती रहेगी और भाप की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल गई मतलब, और इस तरह से काम में आता रहेगा। अब बात को समझना, ये तो एक तरह से ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक का मतलब सिर्फ मैंने ब्लॉक बनाया है, फ्यूल चेंबर कैसा होता होगा क्या, ये कुछ भी नहीं। टरबाइन में सिर्फ ब्लॉक बना दे एक टरबाइन। ठीक है, अब बात को समझो, एक दो पॉइंट और समझना। आप देखो, क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, शुरुआत में जो फ्यूल चेंबर है, ठीक है, इसके अंदर नाभिकीय कोई भी विखंडनीय पदार्थ जैसे यूरेनियम रख दिया और रिएक्शन को स्टार्ट करना है। रिएक्शन को स्टार्ट करना है तो रिप्रोडक्शन फैक्टर पुनरुत्पादन गुणांक के का मान 1 से ज्यादा रखा जाता है। मतलब जो नॉर्मल अभिक्रिया के 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न हो ही रहे, अगली बार में 9 न्यूट्रॉन, फिर 27 न्यूट्रॉन उत्पन्न होंगे तो 27 यूरेनियम के परमाणु विघटित होंगे। ठीक है, तो K ग्रेटर देन 1, तो कुछ ही टाइम में बहुत ज्यादा एक तरह से ऊष्मा उत्पन्न होने लगेगी। ठीक है, बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होने लगेगी यहां पे। ठीक है, तो इसलिए जब ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होने लगेगी यहां पे, ठीक है, तो पानी जल्दी गर्म। अब देखो कि जितनी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है उतनी काम में भी तो आना चाहिए, नहीं होगा तो क्या होगा, फिर अंदर ही विस्फोट होने लग जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग के अंदर तो K ग्रेटर देन 1 रखते हैं, फिर बाद में K लगभग 1 के बराबर रख देते हैं, ताकि जितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है उतनी की उतनी काम में भी आ जाए। क्योंकि K ग्रेटर देन 1 यदि हुआ तो उत्पन्न तो ज्यादा हो रही है, काम में उतनी आ नहीं रही, तो फिर इस चेंबर में विस्फोट होने का खतरा बना रहेगा। ठीक है, तो ये कैसे करते होंगे। ठीक है, तो इसको मतलब एक तरह से K ग्रेटर देन 1 या लेस, मतलब लगभग 1 रखना है, तो मतलब लगभग 1 रखना है, तो अगली पीढ़ी में भी न्यूट्रॉन उतने ही होने चाहिए जितने की पहली पीढ़ी में। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, नियंत्रक छड़ें काम में लेते हैं। नियंत्रक छड़ें काम में लेते हैं। नियंत्रक छड़ों के रूप में काम में लेते हैं कैडमियम। क्या काम में लेंगे, कैडमियम। कैडमियम की छड़ें क्या करती है, जो न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं इस रिएक्शन में, बेरियम और क्रिप्टॉन के साथ में जो 3 न्यूट्रॉन भी उत्सर्जित हो रहे हैं, ये न्यूट्रॉनों का अवशोषण कर लेगी। ठीक है, इसलिए जो भट्टी में जो चेंबर होता है, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर देखिएगा, मैं बनाने की कोशिश करता हूं आपके। एक तरह से ऐसे चारों तरफ एक तरह से नियंत्रक छड़ें, ये कैडमियम की छड़ें होती है। जैसे आपने मकान में देखा होगा, मकान जो बनाते हैं तो जालियां लगाते हैं, तो जालियों में जगह जगह से एक तरह से ये जालियां हैं, तो उसमें ये छेद बने हुए हैं, तो इनके अंदर ये एक तरह से कैडमियम की छड़ें फंसाई हुई होती है। तो स्टार्टिंग में तो क्या है कि कैडमियम की छड़ें बिल्कुल बाहर, काफी हद तक बाहर निकाली हुई होती है, ताकि रिएक्शन शुरू हो जाए। अब जैसे ही रिएक्शन शुरू होगी, ठीक है, 3 न्यूट्रॉन, 3 से फिर हो जाएंगे 9 न्यूट्रॉन, 9 से 27, 81। ठीक है, अब जैसे ही लग रहा है कि हाँ अनकंट्रोल हो रही है, अनियंत्रित हो रही है, तो कैडमियम की छड़ें अंदर प्रवेश करा देते हैं, अंदर से धक्का दे देंगे इनको। अच्छा, और ये सारा कोई वहां पर एक व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है कि हाँ धक्का दे दोगे, सारा सिस्टम ऑटोमेटिक ही होता है फ्यूल चेंबर में। इसमें
ठीक है, अपने आप टेम्परेचर मेजर करना, इतना टेम्परेचर हो गया, न्यूट्रॉन को कम करना है, ये छड़ें अंदर प्रवेश, तो छड़ें जैसे ही इसके अंदर जब प्रवेश कर जाएगी तो जो न्यूट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है ये न्यूट्रॉन का अवशोषण कर लेगी। जब न्यूट्रॉन अवशोषित हो गए तो अब न्यूट्रॉन कम बचे, न्यूट्रॉन कम बचे तो फिर कम यूरेनियम के परमाणु विघटित होंगे और यह अभिक्रिया भी धीरे धीरे कंट्रोल होने लग जाएगी। क्लियर? तो नियंत्रक छड़ों का तो काम ये है, ध्यान रखना, नियंत्रक छड़ें क्या काम करती है कि जो न्यूट्रॉन उत्सर्जित होंगे उसका अवशोषण करना, ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके अनकंट्रोल होने की स्थिति में। ठीक है, और इस तरह से सेट करते हैं कि के लगभग 1 हो जाए, मतलब हर अगली पीढ़ी में भी न्यूट्रॉन उतने ही हो जितने कि पहले पीढ़ी में, ताकि सतत रूप से जितनी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है उतनी की उतनी काम में भी आ जाए और कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहे। दूसरी बात, यूरेनियम एक चीज और की जरूरत पड़ेगी, वो है मॉडरेटर मंदक, मॉडरेटर या फिर मंदक। मंदक का काम क्या है, इस बात को थोड़ा सा समझना, इस पर ही प्रश्न बनते हैं, मंदक पे भी और इसके ऊपर आधे नंबर, एक नंबर के जो प्रश्न बनते हैं वो समझना। देखिएगा, जो यूरेनियम आता है उसके अंदर यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 दोनों ही मिलता है। ठीक है, यूरेनियम 235 क्या करता है, 235 भी न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है और यूरेनियम 238 भी यूरेनियम का अवशोषण करता है। फर्क ये है कि ये कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन का अवशोषण करेगा, ठीक है, ये ज्यादा ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन का अवशोषण करता है। आपके पास यूरेनियम 235 है, ठीक है, तो कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन ही चाहिए रिएक्शन करने के लिए। अब अगर बात कहें कि जो रिएक्शन हो रही है, पहला न्यूट्रॉन मंद गति वाले न्यूट्रॉन को अवशोषित कराया, ये रिएक्शन हुई, 3 न्यूट्रॉन के साथ ऊर्जा भी तो उत्पन्न हुई। इसका मतलब इन न्यूट्रॉनों की ऊर्जा, जो न्यूट्रॉन था पहले, इसकी तुलना में क्या है, ज्यादा। अच्छा, अब ये 3 के बाद में फिर और भी ऊर्जा ज्यादा उत्पन्न होने लगेगी। ठीक है, मतलब जो उत्पन्न उत्सर्जित न्यूट्रॉन है इनकी ऊर्जा ज्यादा है, इनकी गति ज्यादा है, तो फिर ये यूरेनियम 235 इसको अवशोषित नहीं कर पाएगा, तो फिर यूरेनियम 236 भी नहीं बदलेगा, रिएक्शन ही नहीं चलेगी। इसलिए जो न्यूट्रॉन उत्सर्जित हुए उनकी गति को कम करने के लिए, उनकी ऊर्जा को कम करने के लिए मंदक का इस्तेमाल करते हैं। मंदक के रूप में भारी जल या फिर ग्रेफाइट की छड़ें काम में लेते हैं, ग्रेफाइट की छड़ें काम में लेते हैं। ठीक है, तो इस चैम्बर में जगह जगह पर ग्रेफाइट की छड़ें भी रखी हुई होती है। यहाँ पर यूरेनियम एक तरह से ऐसे रोड के रूप में भी रखा होता है, यूरेनियम, और यूरेनियम के पास पास में जगह जगह ग्रेफाइट की छड़ें भी होती है। ये यूरेनियम की छड़ें हैं और ये ग्रेफाइट की छड़ें हैं। ठीक है, ताकि जो न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं इनसे, वो ग्रेफाइट की छड़ों के द्वारा इनकी गति को मंद किया जा सके, कम किया जा सके। क्योंकि अच्छा ध्यान रखना, मंदक में न्यूट्रॉन के अवशोषण का गुण नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर न्यूट्रॉन को ये अवशोषित कर लेगी तो इसको तो अपन छड़ों को तो अंदर ही रख रहे हैं, तो अगर ये खुद ही न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेगी तो रिएक्शन आगे भी कैसे बढ़ेगी। तो इनके अंदर ध्यान रखना कि मंदक के अंदर केवल जो न्यूट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं इनकी गति को कम करने का ही गुण होना चाहिए, अवशोषण का गुण नहीं। अवशोषण के लिए कैडमियम की छड़ें हैं जो अपन ने बाहर लगा रखी है। ठीक है, इसको कैडमियम की छड़ों को अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मंदक का उपयोग यह है कि रिएक्शन को नियंत्रित करना नहीं है, रिएक्शन को चालू रखना है। ठीक है, तो रिएक्शन ताकि ये 235 236 में बदल सके,
तो इन उत्सर्जित न्यूट्रॉनों की ऊर्जा को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कई बार इसमें क्या कि यही प्रश्न पूछा जाता है कि नाभिक की भट्टी में या परमाणु भट्टी में काम में आने वाले मंदक के नाम लिखो। अवशोषण के रूप में कौन सी छड़ें काम में आती हैं? अवशोषण छड़ें, ठीक है, तो कैडमियम, ग्रेफाइट मंदक के लिए काम में आती है। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो क्या क्या पोर्शन हो गए। अब देखो, ये तो हो गया पूरा ये पोर्शन एक तरह से ये, ठीक है। अब वातावरण की भी सेफ्टी के लिए, क्योंकि जब रिएक्शन होती है तो कई तरह के और रेडिएशंस भी निकलते हैं, ठीक है। तो जहां पर भी ये रिएक्टर बनते हैं, एक तो क्या कि मेन साइड से, ठीक है, बिल्कुल बाहर के साइड में बनते हैं, खुले जगह पर जहां पॉपुलेशन कम हो। दूसरी चीज, जो पूरा पोर्शन है 2-2 मीटर चौड़ाई की, गांव में एक तरह से जो मकान बनते हैं करीबन 1 फीट 2 फीट चौड़ाई की एक तरह से दीवारें बनती है, ठीक है। यहाँ 2-2 मीटर, 2 मीटर एक तरह से बहुत बड़ी होगी, इतनी मोटी कंक्रीट की मजबूत दीवारें होती है। पूरे चैम्बर को एक तरह से, पूरे सिस्टम को उसके अंदर बंद किया हुआ होता है, सारा सिस्टम ऑटोमेटिक होता है, ठीक है, ताकि किसी तरह का इसका हानिकारक प्रभाव या जो विकिरण है वो बाहर उत्सर्जित ना हो सके, ठीक है ना। तो यहां तक ये कुछ चीजें हैं। तो नाभिक की भट्टी क्या होती है और कौन कौन सी इसके अंदर, ईंधन कक्ष हो गया, शीतलक, ठीक है, नियंत्रक छड़ें, ठीक है, मंदक क्या होते हैं, ये सब चीजें आपको कुछ क्लियर हुई होगी, ठीक है। नोट्स आपको जब देंगे तो उसमें सारी चीजें ये लिखी भी मिलेगी। हालांकि कुछ आप बुक्स में भी इसमें बना ही सकते हैं नोट्स, ठीक है ना। ओके, थैंक यू क्लास।